हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप लोग को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा इस चैप्टर का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इस चैप्टर के ऊपर ले आऊँगा। आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। And we will begin with the first question. Explain any 5 major problems posed by the First World War in India. तो पहले सबसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो कोई भी बता देगा 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, और अब इसमें पूछा जा रहा है 5 मेजर प्रॉब्लम्स। तो वॉर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई होंगी। पहली चीज, वॉर के साथ राइजिंग प्राइसेस होगा। जो फूड लोग खा रहे हैं प्राइसेस बढ़ गए। दूसरी चीज, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। जो मिलिट्री में लोगों को गांव से जबरदस्ती उनको आर्मी में डाला जा रहा था ताकि वो अंग्रेजों के लिए वॉर फाइट करे। थर्ड थिंग, क्रॉप फेलियर्स। कई जगह ड्रॉट पड़ जाना, फेमिन आ जाना, जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई थी। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इन सारी चीज़ों की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो लोगों के बीच में आ रहा था। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस टाइम पीरियड में नेशनलिज्म को ग्रो करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर। तो आंसर में देखिए क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज हुआ। पहली चीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो आर्मी की चीज़ों पे आर्मी वॉर लड़ने गई है तो उसको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। जो सेना में लड़ने लोग गए हैं उनको अच्छा खाना चाहिए, तभी तो वो लड़ पाएंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट को उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट अपने घर से पैसा थोड़ी लाती है, गवर्नमेंट पैसा लेती है अपने सिटीजन से उन पर टैक्सेस लगा के। तो क्या होगा, रेजिंग टैक्स रेट्स, कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा। जितने टैक्सेस अलग अलग टाइप के लगते हैं वो सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जिससे एक तो वैसे भी जनता की कंडीशन अच्छी नहीं अंग्रेजों के टाइम में, और ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे क्या होगा, अब जनता के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। फिर द प्राइसेस हैड ऑलमोस्ट डबल्ड। जो प्राइस थे फूड ग्रेन्स के वो बिल्कुल डबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। जैसा मैंने बताया आर्मी में। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप फेलियर इंडिया के कई पार्ट में, जिससे फूड शॉर्टेज हो गई। इन एडिशन टू दिस, इन्फ्लुएंजा भी ब्रेकआउट हुआ, एपिडेमिक। जो कम एरिया में फैलने वाला बीमारियां होती हैं उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा लोग क्या हो गए, मिलियंस ऑफ पीपल पेरिश्ड, मतलब लाखों लोग गायब हो गए, खत्म हो गए इस इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के कारण। ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी। नेक्स्ट, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू स्ट्रॉन्गर। इस टाइम में नेशनलिस्ट मूवमेंट और तेजी से बढ़ रहा था। गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी इंडिया में। और भी 1916 में लखनऊ पैक्ट, जिसमें लखनऊ पैक्ट आईएनसी का सेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था, जिससे क्या हुआ, इनके बीच में यूनिटी बढ़ गई और नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा हुई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलिफेट का क्वेश्चन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसमें टर्की से कैलिफेट का स्टेटस छीन लिया गया, टर्की हार गया। दैट वाज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद जब कैलिफेट हट गया, जो कि मुस्लिमों के लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट थी, बट टर्की को उस पोस्ट से हटा दिया गया, जिसके बाद इंडिया में मुस्लिम्स भी अंग्रेजों से ज़्यादा नाराज़ हो गए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम
इंडिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सिचुएशन को शेप कर रही थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर समझा है और सत्याग्रह नहीं समझा है तो फिर आपका चैप्टर समझना ही बेकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर देखो सत्याग्रह का क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ, और आग्रह मतलब जो हमारा दुश्मन है उसको हम विश्वास दिलाएंगे कि आप गलत हो, हम सच बोल रहे हैं, हम सही हैं, ये बात हम अपने दुश्मन को बताएंगे। कैसे बताएंगे? विद द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, सत्याग्रह सिंपल सा आइडियोलॉजी है जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे फोकस करता है कि हमें सच बोलना है, किसी से डरना नहीं है, और साथ ही साथ किसी से लड़ना भी नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं है। और उसमें भी अपने अंदर कभी भी हमारे अंदर वेंजियंस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वेंजियंस क्या होता है? प्रतिशोध, बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो गलत हो रहा है हमें उस चीज को हेट करना चाहिए, जो गलत करने वाला है उसको नहीं, क्योंकि गलत करने वाला भी एक इंसान ही है, उससे गलती हो रही है, उसे पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है। हमारा काम है उसको एहसास दिलाना कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह बहुत सिंपल आइडिया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। ये फिजिकल फोर्स नहीं है कि बॉडी बना ली और चल लिए लड़ने। ठीक है, सत्याग्रह क्या है? ये है इल विल के स्कोप को खत्म करना। अगर कोई बुरा सोच रहा है तो उस चीज को खत्म करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह इज अबाउट सोल फोर्स एंड ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ एंड सोल। जो सत्य है वो इसकी आत्मा है। सत्याग्रह इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज। और ये सब कैसे आएगा? ये सच कैसे पता चलेगा? नॉलेज से। सामने वाले को हमें क्या बताना है? हमें सामने वाले को बताना है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये सिंपल सा आइडिया है। ठीक है, एंड सत्याग्रह इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक। कमजोरों के लिए नहीं है सत्याग्रह। जो भी कमजोर होता है ना, वो छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने लिए डर लगा रहता है कि अगर वो मुझे कुछ बोल देगा तो मेरा इमेज डाउन हो जाएगा। बट स्ट्रांग लोग इस चीज की केयर नहीं करते। उन्हें पता है कि वो स्ट्रांग हैं। जो कमजोर होता है वही अपने आप को बार बार प्रूफ करता है कि वो मजबूत है। ठीक है, एंड इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो ताकतवर में भी ताकतवर है, सिर्फ वही सत्याग्रह कर सकता है। ये कमजोरों के लिए नहीं है। गांधी जी सेड सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस विच इज अबाउट इंटेंस एक्टिविटी बट इन नॉन वायलेंट मैनर। सत्याग्रह क्या है? एक इंटेंस एक्टिविटी है बट नॉन वायलेंट मैनर में। हमें अपनी बात पे अड़े रहना है मरते दम तक, पर हमें लड़ना नहीं है। ठीक है, इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन इन फोर्स ऑफ आर्म्स एज द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड ऑल ऑफ देम आर बेयरर्स ऑफ आर्म्स। इंडियंस कांट compete with them in arms but can only defeat them using the weapon of ahimsa alone, that is by using mental strength. Indians can defeat the British. अब ब्रिटिश जिनका एम्पायर, जिनके लिए कहा जाता था द सन नेवर सेट, मतलब इनका सूरज कभी नहीं डूबता, ये पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करके रखे थे। तो ऐसे पावरफुल लोग जो इतनी सारी कंट्रीज पे रूल कर रहे हैं, अगर इंडियन सोच भी लें कि उनसे बंदूक लेके लड़ जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो बंदूकों के पावर में हमें कब का कुचल के निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हराने के लिए हमें अहिंसा का यूज करना पड़ेगा। हमें मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो कुछ भी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म विच कुड यूनाइट ऑल इंडियंस विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग एग्रेसिव। अ सत्याग्रही कैन विन द बैटल। बिना लड़ाई झगड़ा किए सत्याग्रही अपना बैटल जीत सकता है। और सत्याग्रही क्या है? एक देखो, नॉन वायलेंस की एक सबसे अच्छी चीज थी जो गांधी जी को मार्क्सिस्ट का लीडर बनाती थी। गांधी जी को पता था कि चलो अगर मैं कह दूं अंग्रेजों से लड़ना है, ले आओ, सब कोई बंदूक ले आओ, तलवार ले आओ, जिसको जो मिल रहा है ले आओ, चलो लड़ते हैं। तो क्या सब लोग ज्वाइन करेंगे? सब लोग तो ज्वाइन करेंगे नहीं। जो इतने अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे सिर्फ वही लड़ पाएंगे। बट अगर हम कहते हैं नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना, हमें कुछ करना थोड़ी है, बस अंग्रेजों के सामने जाके बैठ जाना है कि तुम नहीं करने दोगे तो हम नहीं हटेंगे, बस इतनी सी बात करनी है।
और ये करने से हम पूरे इंडिया के लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधी जीज आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे क्या आइडिया था, और 4 प्रपोजल्स बताने हैं जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले लिए। तो पहले सबसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, ये हुआ 1919 में। ठीक है, और हुआ क्यों, हुआ इसलिए क्योंकि पहली बात इंडियंस ने अंग्रेजों का वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सपोर्ट किया, और उन्हें लगा था कि जब अंग्रेज वॉर जीत के आएंगे तो उसका इनाम भी मिलेगा इंडियंस को, कुछ लिबर्टी दी जाएगी, कुछ फ्रीडम दी जाएगी। अभी तक तो बहुत फ्रीडम सप्रेस करके रखे, और फ्रीडम दी जाएगी। बट जब वो आए और उसके बाद उन्होंने फ्रीडम नहीं दिया, उन्होंने दे दिया रॉलेट एक्ट, और सप्रेशन लिया और लोगों को क्रश करने की कोशिश करने लगे। ऐसे केस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का आइडिया आया गांधी जी को। ठीक है, सिंपल आइडिया है गांधी जी का, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अंग्रेज हम पे इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनका सपोर्ट करते हैं। अगर हम ही उनका सपोर्ट करना बंद कर दें तो कैसे रूल कर लेंगे। मुट्ठी भर के लोग करोड़ों लोगों पे रूल कर रहे हैं दूसरे के देश में आके, क्यों, कैसे, क्योंकि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सपोर्ट ना करें तो कैसे कोई कर लेगा, मुट्ठी भर लोग कैसे करोड़ों लोग को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। बस यही आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो देखते हैं आगे इसका आंसर। महात्मा गांधी फेल्ट, अपने हिंद स्वराज बुक में लिखते हैं 1909 में जो बुक पब्लिश की थी, कि अंग्रेजों का शासन सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं। और गांधी जी ने सजेस्ट किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो हम स्टेजेस में अनफोल्ड होगा, मतलब एक के बाद एक स्टेज आएगा। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ ही लॉन्च होगा, एक एक करके स्टेजेस आएंगे। पहला स्टेज इज सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जितने भी लोग हैं जिनको टाइटल्स मिली गई है वो लोग अपना टाइटल रिटर्न कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारा दिया हुआ सम्मान, तुम अपना सम्मान अपने पास रखो। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने अपना जो टाइटल मिला था उन्होंने टाइटल्स वापस कर दिए। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में कोई नहीं जाएगा, आर्मी में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा, लड़ाई होगी आपस में सुलझाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाएंगे, और विदेशी चीजों को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद गवर्नमेंट हमें रिप्रेस करती है, गवर्नमेंट हमें दबाने की कोशिश करती है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस। हम गवर्नमेंट की बात मानने से ही मना कर देंगे, गवर्नमेंट के जो रूल बनाए हम तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक नॉन कोऑपरेशन में हम रूल नहीं तोड़ेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बात खत्म। बट अगर उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की तो हम रूल्स तोड़ने पर भी आ जाएंगे। ठीक है, और इस पूरे समय में गांधी जी और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन लोगों ने पूरे इंडिया को घूमा, इंडिया में घूमे और इंडिया के लोगों को अपना आइडिया फैलाने लगे। तब तक तो कोई ट्विटर या सोशल मीडिया नहीं था कि एक ट्वीट कर दिया सब लोग आ गए सड़क पे, ऐसा तो होता नहीं था। इन लोग को गांव-गांव घूम के करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे बन सकता है, मतलब एक आइडिया है नॉन कोऑपरेशन का, वो कैसे एक मूवमेंट बन सकता है, एक आंदोलन बन सकता है। तो सिंपली पहले तो हम बताएंगे कि नॉन कोऑपरेशन का आइडिया है क्या। ठीक है, अगेन गांधी जी का वही, अगर ये क्वेश्चन आता है तो गांधी जी के उसी कोर्स से स्टार्ट करना है कि अंग्रेज हम पे रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम उनका सपोर्ट ना करें तो अंग्रेज हम पे रूल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, ये मूवमेंट कैसे बन सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम सा ही है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन की डिमांड एक ही है, तो इसमें भी सेम ही क्वेश्चन सेम ही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे मूवमेंट बनेगा। पहले लोगों से हम उनका टाइटल वापस करवा देंगे, सिविल सर्विसेज का सपोर्ट हटवा देंगे, आर्मी का सपोर्ट हटवा देंगे। उसके बाद अगर वो हमें रिप्रेस करते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले आए देंगे। ठीक है, हम उनकी बात मानने से ही मना कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम इन फोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस ईयर में लॉन्च किया गया था, 1913
1930 किसके बाद? आईएनसी का लाहौर सेशन किस ईयर में? 1929। ठीक है, इस सेशन का दूसरा नाम है स्वराज सेशन, क्योंकि यहां पर पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। हाँ, तब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, बट ये सेलिब्रेट करके इंडिया ये दिखाना चाह रहा था कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और तुम्हें पता है इसी रीजन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनने के बावजूद भी अब इंप्लीमेंट कब से हुआ? 26 जनवरी से। ठीक है, ताकि हम ये डेट भूल ना जाएं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक सिंपल सा आइडिया कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं हम उस रूल को मानेंगे ही नहीं, तोड़ देंगे। और ऐसा नहीं कि जाके लड़ाई करेंगे, हम सिर्फ तोड़ देंगे। जैसे उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में नमक बनाना मना था, कोई सॉल्ट नहीं बना सकता था पानी बॉईल करके, बट गांधी जी ने कहा ऐसा करते हैं, हम नमक बनाते हैं, और साबरमती से दांडी के लिए निकल गए। ठीक है, 240 माइल्स की ये जर्नी थी, 24 डेज लगे कवर करने में। और किस दिन से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और पानी उबालते हैं और नमक बन जाता है। और एक नमक कानून जो था, सॉल्ट लॉ था, गांधी जी ने वो कानून तोड़ दिया। उस टाइम बहुत सारे अंग्रेजों को लगा था कि एक इंडिया में ऐसा आदमी है जिसको लगता है कि वो केतली में पानी गर्म करके पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला देगा, इतना बड़ा एम्पायर इसके पानी उबालने से हिल जाएगा। उन्हें मजाक लगा था, बट जिस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद अंग्रेजों को सोचना पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आया कंट्री में? तो आते हैं इसके आंसर पे। गांधी जी led the salt march from Sabarmati ashram to Dandi with his followers, starting the civil disobedience movement। ये वाली स्टोरी पता होगी सबको, और नहीं पता है तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। डांडी मार्च एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, 1000 in different parts of the country broke the salt law। गांधी जी ने डांडी में सॉल्ट लॉ तोड़ा, बट जिसको जहां जगह मिली वहां पर उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा। जो भी समुद्र के किनारे थे उन्होंने पानी उबाल के नमक बनाया और सॉल्ट लॉ तोड़ा। जहां जंगल में जाना मना था, फॉरेस्ट में जाना मना था, लोग बार बार गए फॉरेस्ट में, सिर्फ किस लिए कि अंग्रेजों के बनाए लॉ के अंडर हमें नहीं रहना है। ठीक है, इन द कंट्री साइड द रिच पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट्स एज रिच कम्युनिटीज वर वेरी हार्ड हिट by the trade depression and falling prices. They became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement। गुजरात के एरियाज में, उत्तर प्रदेश के एरियाज में जो पटीदार लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, वो बहुत इससे अंग्रेजों से परेशान थे, क्योंकि उस टाइम 1930 तुम्हें, और इकोनॉमिक्स में तुम्हें पता है द ग्रेट डिप्रेशन, 1930 के ईयर को कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। इस टाइम वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे चली गई थी क्योंकि डिमांड्स नहीं थे, और जब डिमांड्स नहीं होंगे तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनवॉइस dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड। अब जैसे ही डिप्रेशन आया तो कैश इनवॉइस dwindled, मतलब जो कैश आ रहा था वो लड़खड़ाने लगा, जितना पैसा आना चाहिए उतना आ नहीं रहा था। तो जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उनको लगा कि जो रेंट है वो तो दे नहीं पाएंगे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंट को क्या कर दिया जाए, रेमिट कर दिया जाए, यानी माफ कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द मूवमेंट बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया? पैसा दे दे के। ठीक है, एंड ऑल्सो बाय रिफ्यूजिंग टू बाई एंड सेल द इम्पोर्टेड गुड्स। जो बाहर दूसरे देश से सामान आ रहा है उसको न खरीदेंगे न बेचेंगे, ये करके उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपना सपोर्ट दिया।
The industrial working class of Nagpur region also participated in the civil disobedience movement. Railway workers, dock workers, mineral of Chota Nagpur, etc. participated in protest rallies and boycott campaigns. अलग अलग जगह से, इंडिया के नागपुर से, छोटा नागपुर रीजन से लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, प्रोटेस्ट किया, रैलीज निकाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपकी डिमांड के हिसाब से जो इसमें चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, और वंस अगेन लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अच्छे से शेयर करना, फॉर्मेलिटी वाली शेयर मत करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कैसे करना लास्ट वाली वीडियो में बताया था, अब नहीं तो फोन छीनना भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।